Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Communication Skills Unit 3 Chapter number 2. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और इसकी थर्ड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिव लिसनिंग की इम्पोर्टेंस को समझा, कैसे एक्टिव लिसनर बना जाता है और कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि एक्टिव लिसनर क्या होता है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस चैप्टर के अंदर इस सेकेंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन किया जाता है। दैट मीन्स लिख करके कैसे अपने आप को बेटरली एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन होता क्या है। तो हम कह रहे हैं कि राइटिंग स्किल्स are an important part of communication. Good writing skills allow you to communicate your message with a clarity and ease to far larger audience than through face-to-face or telephonic conversations. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि राइटिंग स्किल्स जो है वो भी एक कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, अगर किसी की गुड राइटिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स अच्छी है, वो अच्छे से अपने आप को लिख करके एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो अपने मैसेज को क्लैरिटी के साथ और इजियर तरीके से जो है एक लार्जर ऑडियंस को, एक बड़ी ऑडियंस को बता सकता है, समझा सकता है, उनको उस ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, जो कि फेस टू फेस और जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होते हैं उससे बेटर मीडियम होता है। जैसे कि ऐसे समझ लो कि कोई भी न्यूज है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर में भी न्यूज आती है और एक टीवी पे भी न्यूज आती है। ठीक है, दोनों का ही अपना एक तरीका है इंफॉर्मेशन का, मैसेज को देने का, लेकिन ओवरऑल दोनों ही क्या कर रहे हैं, जैसे अगर न्यूज़पेपर भी है तो वो भी चीजों को इस तरीके से लिखते हैं, इन अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में लिखते हैं कि वो अपनी बात को, अपने मैसेज को बहुत ही क्लैरिटी के साथ और बहुत ही दूर दूर की ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव टू फेस जो एक एक करके अगर किसी से बात करेंगे या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस के थ्रू बात करेंगे, उसकी कंपैरिजन में लिख करके एक बहुत लार्ज कम्युनिटी को एक साथ, एक लार्ज ऑडियंस को एक साथ क्लैरिटी के साथ अपनी बात रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचाई जा सकती है। You might be called upon to write a report, plan or strategy at a work, write a grant application or a press release within a volunteering role, or you may fancy communicating your ideas online via a blog. ठीक है, इसके अंदर आती है कि जैसे आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी आप काम करने वाले हैं उसकी एक स्ट्रेटेजिक प्लान को लिख सकते हैं, किस तरीके से कब कब क्या क्या करने वाले हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि कैसे एप्लीकेशन आपको ग्रांट की जाए, जैसे अगर अगर आपको भी लीव लेनी होती है तो एप्लीकेशन लिख के देनी होती है ना, तो एप्लीकेशन को ग्रांट किया जाए। ठीक है, या कोई भी आप वॉलंटरली अपना रोल प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेस रिलीज को आपको प्रेस रिलीज के थ्रू सबको बताना पड़ेगा, या कोई भी फैंसी कम्युनिकेशन आइडिया है आपका उसको आप ब्लॉग के थ्रू जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। And of course, a well-written CV or resume with no spelling or grammatical mistakes is essential if you want a new job, which is very essential, है ना। Of course, आप जैसे अगर आपको कोई नई जॉब चाहिए तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी CV लिखे हैं आपका सरकमविटी, ठीक है, या आप जो अपना रेज्यूमे लिख रहे हैं उसको बहुत ही प्रिसाइजली, बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए, बिना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक किए उसको आपको सेंड करना होता है, जो भी जॉब गिवर होता है उसको। ठीक है, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल्स। इस तरीके से इफेक्टिव राइटिंग अलाउज द रीडर टू ट्रूली अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू आर सेइंग। अगर आपने अच्छे से लिखा है, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, तो इसके थ्रू जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसको आप अच्छे से समझा सकते हैं और रीडर उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। दिस इज नॉट ऑलवेज इजी टू डू, इसको करना हमेशा आसान नहीं होता है। Here are few tips that will help you. यहाँ पे कुछ टिप्स बताए गए हैं जो कि आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इफेक्टिवली लिख सकते हैं, अपनी बात को जो भी इसको पढ़ रहा है उस तक पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट है नो योर गोल्स एंड स्टेट इज क्लियरली। Do you want the reader to do something for you and you are merely passing along the information? ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आप क्या
क्यों लिख रहे हो, है ना, लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो, किस स्टेट में लिख रहे हो। जब आप उसको लिख रहे हो तो एकदम क्लियरली आपको उसको लिखना है और आपको ये समझना है कि जब कोई रीडर उसको पढ़े, है ना, तो जो आप बताना चाहते हो उसको या जो आप उससे चाहते हो वो करेगा या नहीं करेगा, या आप उस तक जो इन्फॉर्मेशन पास करने जा रहे हो, जो पास करना चाह रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो आपके रिटर्न में जो आपने लिखा है उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक एप्लीकेशन अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके से एप्लीकेशन लिखो कि वो एप्लीकेशन ग्रांट हो, ठीक है, ऐसे कोई फॉर्मेलिटी में नहीं, उसको इस तरीके से लिखना है कि वो ग्रांट हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है वाया द न्यूज़पेपर, तो इस तरीके से लिखो कि वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से एकदम क्लियरली मैनर में जो भी रीडर है उस तक पहुंचे। डू यू वांट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ रीडर और डू यू वांट हिम टू टेक एक्शन, ठीक है। सेकेंड है कि क्या आप चाहते हो कि जो भी इसको पढ़ रहा है वो इस रिगार्डिंग कुछ रिस्पॉन्स ले या वो कोई एक्शन ले इस रिगार्डिंग, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए गोल। थर्ड है योर पर्पस needs to be stated in the communication and avoid information that is not relevant and clarity is the key, ठीक है। आपका जो भी पर्पस है यहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर, जो भी आपका पर्पस है उसको एकदम क्लियरली नीट एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, इसको कहने की कोई जरूरत नहीं, उसको अवॉइड करना है, उसको नहीं बताना है। क्लियरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका पर्पस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। Fourth, a tone can help you writing to be more effective. Certain forms of communication like memorandums and proposals need a formal tone. Writing to someone you known well would need a more informal tone, and this kind of tone depends on the audience and purpose of the writing. ठीक है। नेक्स्ट है टोन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। जब भी आप कोई चीज लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो वहां पे जरूरी है कि आप किस तरीके से उसको लिख रहे हैं, आपका टोन क्या है उसको लिखने का, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अगर आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो उसके अंदर आपका जो टोन है वो भी फॉर्मल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर जो भी मेमोरेंडम्स यूज करेंगे, जो भी पर्पस है ना, प्रपोजल्स आप लिखेंगे, वो काफी फॉर्मल वे में होना चाहिए और फॉर्मल वे में आप वहाँ पे पूरी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। जबकि अगर आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हो तो आप वहाँ पे इनफॉर्मल टोन में उसकी लेटर लिख सकते हो उसको। ये टोन इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑडियंस को लिख रहे हैं, ठीक है, और आपके लिखने का वहाँ पे पर्पस क्या है, ठीक है। तो किस पर्पस के लिए आप वहाँ पे लेटर लिख रहे हैं, ये सारी चीजें डिसाइड करेगी कि आपको फॉर्मल तरीके से लिखना है या इनफॉर्मल तरीके से लिखना है। सो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम। सो व्हेन एंड व्हेन नॉट टू यूज अ रिटन कम्युनिकेशन, कब हमें रिटन कम्युनिकेशन को यूज करना है और कब नहीं करना है ना। हमेशा ही करना है रिटन को, कई बार ओरली भी या किसी अनदर मीन्स के थ्रू भी हमको कम्युनिकेट करना होगा, हमेशा रिटर्न नहीं कर सकते, तो कब हमें रिटर्न ही करना है, कब हमें रिटर्न नहीं करना है। सो रिटर्न कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन इन अ रिटर्न फॉर्म। इन दिस communication, the sender writes the message using the words and then send to the receiver. This written communication can take place in different forms such as letters, memos, circulars, manuals, notices, reports, and questionnaires, etc. Here, sending an email is also easy. How many of us have hasn't written one while or hold with another call or in those with few moments between one meeting and the next? Texts are even easier and let you send information from virtually anywhere. Yet, when a written communication is more effective and when it is not. Here, there are a number of factors that can help you to make that choice. ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपको जो कम्युनिकेशन करनी है, बातचीत करनी है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना है, वो रिटर्न फॉर्म में करना है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर जो सेंडर होता है वो अपनी बात को, अपने मैसेज को लिख करके एक्सप्रेस करता है, वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है और फिर उसको रिसीवर को भेज देता है। इस तरीके से जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है वो कई अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू जो है यहाँ पे होती है, जैसे कि बाई यूजिंग द लेटर्स, पत्रों को यूज करके, मीम्स को यूज करके, ठीक है, या फिर जो भी सर्कुलर पास करते हैं गवर्नमेंट उनके थ्रू, जो भी मैनुअल्स होते हैं उनके थ्रू, जो भी नोटिस नोटिस दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू उनके थ्रू, जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती है उनमें हम लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन
क्वेश्चनरीज होती हैं, जो भी सवाल जवाब होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे लिख करके एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे मेल, जैसे कि मेल भी जो है लिख करके आता है, तो मेल जो है सेंडिंग अ मेल, किसी को मेल भेजना जो है वो भी यहाँ पे एक आसान तरीका है, मेल भी जो है लिख करके भेजा जाता है। और हम में से कितने सारे हैं जिनको एक भी लिखना नहीं आता, है ना तो मेल लिखना आता है, ना लेटर लिखना आता है, ना सर्कुलर लिखना आता है, ना नोटिस लिखना आता है ना। तो इनको लिखने का, हर चीज को लिखने का अपना एक फॉर्मेट है, अपना एक तरीका है। हम में से बहुत सारे होंगे जिनको कोई सा भी लिखना नहीं आता, जबकि हम जो है बहुत इजीली ऑन कॉल जो है यहाँ पे बात, या कुछ मोमेंट्स जो है, जैसे कि कोई मीटिंग है, तो मीटिंग किसी दो लोगों के बीच में मीटिंग हो रही है, या मीटिंग के बीच में हम बात कर सकते हैं, मीटिंग के बीच में भी हम कोई चीज है उसको लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट करना बहुत आसान है ना। कोई मीटिंग के बीच में आप ऑन कॉल बात नहीं कर सकते, लेकिन आप टेक्स्ट कर सकते हो, तो टेक्स्ट करना ईजी है। इसके थ्रू आप वर्चुअली जो है किसी को भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, जबकि जो चीज आप लिख करके भेज रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू भेज रहे हैं, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, और कभी कभी वो इतनी इफेक्टिव नहीं भी होती। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में लिख करके इंफॉर्मेशन भेजना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, या फिर विदाउट रिटर्न, है ना, कि हमें बोल करके किसी अनदर मीडियम के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या लिख के देनी चाहिए। तो ये जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक, कि टॉपिक कितना कॉम्प्लेक्स है, उस अकॉर्डिंग वहां पे हमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन चूज करना पड़ता है कि कितना कॉम्प्लेक्स हमारा टॉपिक है, ठीक है, और कितना हमको वहां पे डिस्कशन करने की जरूरत है, उस बात के कितने मतलब हो सकते हैं, कितने शेड्स हो सकते हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स पर डिसाइड करेंगे हम कि हमें रिटर्न कम्युनिकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहला है इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक, कि टॉपिक आपका कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो हियर यूजिंग रिटन कम्युनिकेशन इज एन एक्सीलेंट चॉइस for sharing information that is easily organized and easily understood by the independent reader. Highly complex topics and lengthy explanation are not good choice for the normal written communication. यहाँ पे अगर आप रिटर्न में लिखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन अगर रिटर्न फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो वो किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, काफी ज्यादा इजीली अंडरस्टूड उसको किया जा सकता है एक इंडिपेंडेंट रीडर के थ्रू, कोई भी उसको इजीली पढ़ करके समझ सकता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में है। तब वहां पर रिटर्न कम्युनिकेशन को इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए चूज करना जो है क्या रहता है, इजी रहता है। जबकि जो हाईली कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा लेंथी होते हैं, लंबा एक्सप्लेनेशन है, काफी कुछ वहां पे बोलने की, बताने की, समझाने की जरूरत है, तो वहां पे नॉर्मली रिटर्न कम्युनिकेशन को नहीं चूज किया जाना चाहिए, वो एक गुड चॉइस नहीं रहती है। तो इस तरीके से रिटर्न कम्युनिकेशन शुड stand alone for the reader. However, there is a point at which written communications become inefficient for one of the several reasons. This informal may be too complex to organize in a manner that will be intelligible to your reader without further assistance. This amount of explanation required to make the information intelligible might be cumbersome and leading to misinterpretation or lead of lack of understanding, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है ना, उसको स्टैंड अलोन, मतलब एक रीडर के लिए इस तरीके से वो होनी चाहिए कि रीडर जब उसको पढ़े तो वो खुद से उसको समझ सकता हो, उसको किसी और सेकेंडरी पर्सन की नीड ना हो वहां पे उस चीज को समझने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे अलग अलग रीजंस की वजह से उस रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू उस बात को समझा पाना, उस बात को एक्सप्लेन कर पाना इनसफिशिएंट हो जाता है। वहां पे रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू उस बात को पूरी तरीके से एक्यूरेटली नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसको ऑर्गेनाइज करना एक पर्टिकुलर मैनर में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कि फर्दर वहां पे आगे जो कोई भी असिस्टेंस होता है उसके लिए जो रीडर है, उस रीडर के लिए वो सारे इंटेलिजिबल हो, मतलब
कई बार इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इस तरीके से वो होती है, इस मैनर में वो ऑर्गेनाइज होती है कि बिना किसी असिस्टेंट के जो आपके रीडर रहेंगे उसको वो इंटेलिजिबल नहीं होगी उसके लिए। मतलब कई बार इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वो इस तरीके से वो लिखी हुई होती है कि उसको इजीली समझा नहीं जा सकता, बिना किसी असिस्टेंट के उसको नहीं पढ़ा जा सकता, बिना किसी इंटेलिजेंस पर्सन के उसको समझा नहीं जा सकता है। और यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक इनफॉर्मल इंटेलिजिबल पर्सन की नीड होगी, जो सारी चीजों को समराइज करेगा, एक बेटर वे में एक्सप्लेन करेगा, और वहां पे कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन यानी कि गलत फहमी या गलत जो उस बात का मतलब है वो निकलने से रोकेगा, कि मतलब आप किसी उस बात को गलत तरीके से वहां नहीं समझ रहे हो, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो वहां पे। एक अगर वहां पे समझ नहीं हो पा रही है, चीजों को गलत तरीके से समझा जा रहा है, चीजों को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट ना किया जाए, उसको सही तरीके से समझा जाए, इसके लिए वहां पर एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की नीड होती है, उसको उस एक्सप्लेनेशन के लिए एक इंटेलिजिबल पर्सन की नीड होती है जो इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समराइज वे में एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ डिस्कशन रिक्वायर्ड, कि किस तरीके का डिस्कशन वहां पे करने की जरूरत है। जैसे अगर कई बार लॉन्ग टर्म डिस्कशन वहां पे करने रहते हैं, तो उस केस के अंदर ये माइंडसेट रहता है कि जो भी डिस्कशन है वो एक सही वेल मैनर्ड तरीके से होना चाहिए। डिस्कशन जो है वो इस तरीके से हो कि बात जो है वो सही तरीके से पहुंच जाए, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के डिस्कशंस को रिटर्न फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। इफ अ टॉपिक इज टू कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व इनफ that there will be a need of long exchange of discussion type mails. The longer you allow the exchange to continue in writing, the more you are risking that someone will misunderstand. And furthermore, you can't assure that everyone who received the mail has chance to participate in the discussion unless you are able to track the receipts of other emails or require everyone's response one way or another. Therefore, decision making long involve explanations in conversations or controversial subjects are not usually good topics for the written communication. This lengthy discussion by the written communication or email is not efficient and each exchange is risk meaning getting lost. ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या उसके अंदर बहुत ज्यादा वो इनफ नहीं है, मतलब उसको इतने समराइज फॉर्म में नहीं बताया जा सकता, नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, जिसके लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग एक्सचेंज ऑफ डिस्कशन की जरूरत है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की नीड रहती है, बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने की नीड रहती है। तो अगर आप इतने लॉन्ग टाइप ऑफ डिस्कशन को ईमेल्स के थ्रू देते हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारी बात को, बहुत लॉन्गर बात को जो है कंटिन्यूसली आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइटिंग फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो जितना लंबा वहां पे डिस्कशन होगा ना, जिसको जितना लंबा आप लिख रहे होंगे उतना ही ज्यादा रिस्क है कि कोई जो उसको समझ रहा है वो उसको गलत समझ ले। जितना लॉन्ग आप उसको लिखेंगे दैट मीन्स वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम वहां पे अश्योर नहीं हो सकते हैं कि हर पर्सन जो उस मेल को रिसीव कर रहा है वो एक्चुअल में उस बात को, उस डिस्कशन के अंदर उतना ही पार्टिसिपेट कर पाएगा, उस बात को उतना ही ज्यादा समझ पाएगा, उसी तरीके से समझ पाएगा जिस तरीके से वो बात कही जा रही है। ठीक है, जब तक कि रेसिपिएंट जो अदर किसी मेल के थ्रू वो अगर हमको नहीं पता चले या वो उस बात का रिस्पॉन्ड नहीं दे कि भाई हमको नहीं समझ में आया आप क्या कहना चाह रहे हो, तो जब तक उसको ट्रैक नहीं किया जाए, ठीक है, रेसिपिएंट को दूसरों के थ्रू ट्रैक नहीं किया जाए, या जो भी मेल है उसको कंप्लीटली पता नहीं किया जाए, या जो भी किसी भी पर्सन का रिस्पॉन्ड है, ठीक है, किसी एक पर्सन का या जो भी जितने भी लोग हैं उनका जो भी रिस्पॉन्स है एक तरफ से, या जो भी जितने भी लोग हैं वो सब उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो अगर उसको प्रॉपरली ट्रैक नहीं किया जाए या उस पर हर किसी का रिस्पॉन्ड नहीं लिया जाए तो नहीं पता चलेगा कि हर किसी को वो सेम बात समझ में आई है या नहीं आई है, या हर किसी ने उस बात को किस तरीके से लिया है। तो इसलिए यहाँ पे आपको डिसीजन लेने की जरूरत है कि जो भी लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस होती है, जो लंबे एक्सप्लेनेशंस होते हैं, जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स होते हैं,
उनको यूजली रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए वो गुड टॉपिक नहीं है, उसको रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इन लेंथी जो डिस्कशन होते हैं जो कि आप रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू या हम कहेंगे ईमेल्स के थ्रू कर रहे हैं, वो इसके लिए एफिशिएंट नहीं होता है, और इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके लॉस्ट हो जाने के, उसके खत्म हो जाने के काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, थर्ड है शेड्स ऑफ मीनिंग, कि एक बात के बहुत सारे लोग अलग अलग मतलब निकाल लेंगे जब आप रिटर्न कम्युनिकेशन में उनको लिख करके बताओगे। सो वी हैव लर्न नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का नाम सुना है जहाँ पे वर्डिंग्स के साथ, शब्दों के साथ जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, है ना, और जो आपकी गेस्चर्स होते हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इज गेटिंग योर मैसेज डिलीवर, जिसके थ्रू आपका मैसेज आपकी विद इमोशंस, आपकी विद फीलिंग्स जो है डिलीवर किया जा रहा होता है। So when you are writing, you are left to a small portion of communication that is possible through the words alone in getting your message through your reader. तो जब आप कोई बात लिख रहे होते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर कुछ छोटे छोटे जो पोर्शंस होते हैं उनको छोड़ देते हो, क्योंकि आपको ये कि टू द पॉइंट बात की जाए, और पूरी एग्जैक्ट जो बात होती है ना, आपको वैसे नहीं करके जो टू द पॉइंट, जो मिनिमम वर्ड्स में जिसको लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, वैसे वहाँ पे लिखते हैं। तो कुछ जो स्मॉल पोर्शंस होते हैं वो वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं, और उसके कई ज्यादा चांसेस है कि वहाँ पर कुछ वर्ड्स को अकेले ही वहाँ पे लिखा जाता है। तो जब कोई रीडर उसको मैसेज को पढ़ रहा होता है तो उसको कुछ अकेले वर्ड्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। So the more intense the emotions around a topic, or the more important the message is, if this is less likely writing will be successful form of communicating, and written communication alone does not allow for non-verbal communication. This most important aspects of getting your meaning across. ठीक है, तो यहाँ पे आपके इमोशंस जितने ज्यादा इंटेंस होंगे उस टॉपिक को रिलेटेड, आप उस टॉपिक के बारे में जितने ज्यादा इंटेंस आपके इमोशंस होंगे, आप जितने, भाई जब आप बोल करके चीजों को बताते हो, वर्बली बताते हो, तो आपके आपकी इमोशंस और आपके इंटेंशंस भी वहाँ पे क्लियरली नजर आते हैं। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के जितने इंटेंस आपके थॉट्स होंगे, जितने इंटेंस आपके इमोशंस होंगे, या वो मैसेज जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उतने ही वहाँ पे चांसेस हैं कि एक सक्सेसफुल वे में आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकेंगे। लेस लाइकली राइटिंग विल बी अ सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे मिनिमम चांसेस है कि आप रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स जाते हैं, इमोशंस और फीलिंग्स नहीं जा रही होती है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर राइटिंग जो है एक सही वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा। इस तरीके से ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है ये कई बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए अलाउड नहीं करता है। देखो सिंपल सी बात है, रिटर्न कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स आते हैं, इमोशंस नहीं जाते, यानी कि आपकी गेस्चर्स, वे ऑफ एक्सप्रेशन, आपके इमोशंस ये ट्रांसमिट नहीं हो रहे होते हैं, जो कि कई बार आप जो कहना चाह रहे होते हैं, आपका जो मतलब होता है उसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है। For an example, it can be difficult to convey the voice of tone, humor, sarcasm, or other shades of meaning in a writing alone. For an example, कई है कि आप जो है आपकी वॉइस ऑफ टोन को, क्या आपका आपका जो कहने का तरीका होता है, आपका एक्सप्रेशन का तरीका होता है, आपका जो ह्यूमर का, हास्य का तरीका होता है, आपका जो सार्कास्टिक तरीका होता है, मतलब सार्काज्म का जो तरीका है, ठीक है, या बोल सकते हैं हम कटाक्ष करने का जो तरीका है, या आपकी किसी भी बात को लेकर के जो आपके डिफरेंट शेड्स हैं, ठीक है, उसको आप सिर्फ लिख करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। So don't risk offending someone or causing confusion by someone not understanding your truth meaning by trusting written communication with the risk of conveying high emotional and important information। तो इसलिए कभी भी रिस्क मत लो इस बात का कि आप किसी को अगर आपके ट्रू इमोशंस बताना चाहते हो, ट्रू अगर आपका एक कोई सच्ची बात बताना चाहते हो, कोई ऐसा मतलब बताना चाहते हो जो आप सिर्फ उस पर्सन को विद इमोशन समझाना चाहते हो, तब वहां पर किसी को
जो है रिटर्न कम्युनिकेशन को वहां पे चूज नहीं करो। तो रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू, रिटर्न कम्युनिकेशन पर ट्रस्ट करके आप अपने ट्रू मीनिंग को समझाने की गलती ना करो। क्यों? क्योंकि वहां पे हो सकता है कि कोई पर्सन आपने जो कहा है उसको वो उस तरीके से ना समझ करके कंफ्यूज हो सकता है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो उसको प्रॉपर्ली उस तरीके से उस मैनर में नहीं अंडरस्टैंड कर सकता जिस तरीके से वो वहां पे करना चाह रहा है। ठीक है, जिस तरीके से वो वहां पे कन्वे करना चाह रहा है, जिस बात को जैसे कन्वे करना चाह रहा है उस तरीके से उसको वो बात वैसे नहीं पहुंचती है। जब वो बहुत ही ज्यादा हाईली इमोशनल होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तब पर्टिकुलरली वहां पर रिटर्न कम्युनिकेशन को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए अपनी बात को विद इमोशंस एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि वहां मोस्टली कंफ्यूजन होते हैं और बात पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कन्वे नहीं हो पाती है। ठीक है। फोर्थ है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मतलब कि जो फॉर्मली जो बातचीत की जाती है वो, जैसे कि लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, कोई भी ऑफिशियल ऑफर लेटर लिखना, ठीक है, या कोई भी एप्लीकेशन लिखना, कोई भी नोटिस लिखना, जो नोटिस आते हैं ना, गवर्नमेंटल नोटिस आते हैं, तो ये क्या होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। इसके लिए मोस्टली रिटर्न कम्युनिकेशन को ही यूज किया जाता है। Although there are exceptions, but the written communication is still the common choice when the level of formality between the two parties is highly। जैसे कि मैंने कहा कि मोस्टली जो गवर्नमेंट लेटर्स आते हैं, ठीक है, या पार्टीज के बीच में, जैसे मान लो कोई जॉब ऑफर लेटर है, ठीक है, या नोटिस पीरियड है, ये सब चीजें जो है एप्लीकेशन है, ये हमेशा रिटर्न फॉर्मेट में होती है। तो कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम हटा दें तो उसके अलावा जितनी भी फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होती है, जो दो पार्टीज के बीच में अगर फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा नीडेड है, तो वहां पे रिटर्न कम्युनिकेशन ही हमेशा एक कॉमन चॉइस रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट योर कस्टमर और क्लाइंट्स। द चांसेस आर दैट द फॉर्मल कम्युनिकेशन terms, sales agreement, account information, or other legal or administrative information will be transmitted in a written format. This gives you both the information in a format that you can pass on as needed and gives you both the reference material to help you in continuing your communication। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लो आप अपने कस्टमर के बारे में, अपने क्लाइंट के बारे में सोचो, तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होंगे, और फॉर्मल कम्युनिकेशन किस फॉर्मेट में होगी? कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स जो यूज किए जाएंगे, या सेल्स के जो एग्रीमेंट्स फॉलो किए जाएंगे कि ये इतना सेल्स आपको करके देनी है, सेल्स के जो भी एग्रीमेंट रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स रहते हैं, अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन रहती है, जो भी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वो सभी रिटर्न फॉर्म में ही लिखकर दी जाती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देती है दोनों तरीके से। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर यहाँ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आगे जब भी नीड होती है तब इसको पास किया जाता है, और ये यहाँ पे रेफरेंस मटेरियल का काम करती है कि यहाँ पे ये रेफरेंस मटेरियल की तरह दी जाती है, जो कि आपको आगे कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखने में हेल्पफुल होती है। सो एज द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी डिक्रीजेज, जितनी कम फॉर्मेलिटी होगी या फॉर्मेलिटी जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी इन ए रिलेशनशिप, you are more likely to move from a paper documentation to a mail कम्युनिकेशन एज वेल। जैसे जैसे फॉर्मेलिटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और वैसे वैसे आप पेपर डॉक्यूमेंट से ईमेल कम्युनिकेशन तक आ जाओगे। वहाँ पे ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट होगा, और धीरे धीरे वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने लग जाएगी। So the higher the level of formality of communication, the more likely you will use the written communication। जितनी ज्यादा फॉर्मेलिटी उस कम्युनिकेशन के अंदर होगी, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वहां पे आप रिटर्न कम्युनिकेशन को यूज करो। ठीक है, तो ये है अलग अलग वेज जिसके अंदर हम जो है रिटर्न या नॉन रिटर्न हमको कम्युनिकेशन चूज करना है, ये हम डिसाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है राइटिंग इफेक्टिवली, कि किस तरीके से जो है इफेक्टिवली लिखा जा सकता है, कैसे इफेक्टिवली रिटर्न कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज राइटिंग इफेक्टिवली, कि किस तरीके से हम जो है जब रिटर्न कम्युनिकेशन को चूज करते हैं तब वहां पे इफेक्टिवली अपनी बात को लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो किस तरीके से हम इफेक्टिवली लिख सकते हैं? So written communication is more effective when the people spend more time in oral communication. This written communication is more effective under the following circumstances. First is conveying a complex information. Second, need of a permanent record.
Third, communicating with the large audience. Fourth, need less interaction with the audience. Fifth, maintaining the uniformity of the applications. तो क्या बोल रहे हैं कि रिटर्न कम्युनिकेशन किस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है जब जब लोग जो है ज्यादा स्पेंड करते हैं किसके अंदर। देखो लोगों की टेंडेंसी है कि वो ज्यादा स्पेंड करते हैं किसके अंदर, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन वहां पे इफेक्टिव हो सकती है कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर, जैसे कि जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को कन्वे करना हो, कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन देनी हो, जैसे कि when the sender wants to convey complex information, this written communication serves better than the oral communication. Having the written document, the receiver can read it and repeatedly until she or he understands the entire message. देखो oral communication में तो ये है कि एक बार बोल दिया सुन लिया तो ठीक, नहीं सुना तो गई बात, ठीक है। लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत अच्छी बात है, इसको आप बार बार पढ़ सकते हो, है ना। ये बिल्कुल ऐसे जैसे पढ़ाई किताबों से करते हैं ना, तो जो टीचर पढ़ा के जाता है वो तो एक बार में तो सुन लिया ठीक है, जो नहीं सुना वो खत्म। लेकिन जो रिटर्न कम्युनिकेशन जो बुक्स में लिखा है वो तो आप बार बार पढ़ सकते हो। तो बिल्कुल वैसे ही है कि जब कोई सेंडर कोई बात को, कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को देता है तो वहां पे रिटर्न कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन से ज्यादा बेटरली सर्व करती है, ज्यादा बेटरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है और रिसीवर जो है इसको रीड करता है, बार बार रीड कर सकता है, जब तक वो उसको पूरे मैसेज को अच्छे से नहीं समझ जाता तब तक वो उसको बार बार पढ़ सकता है, ये सबसे अच्छी बात है। सेकेंड है नीड फॉर परमानेंट रिकॉर्ड। अगर आपको उस बात का हमेशा हमेशा के लिए प्रूफ रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए, परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए, तो आप उसको रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी लो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हमेशा रिटर्न फॉर्मेट में बनाया जाता है ताकि उनका आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड रहे। So written communication is preferable when a permanent record is needed for the future reference. जब future reference के लिए एक permanent record की need होती है तब वहाँ पर written communication जो है वो preferable होता है। Third है communication लार्ज ऑडियंस। जब हमें एक बड़ी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना होता है तब भी वहां पे रिटर्न कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन द ऑडियंस आर लार्ज इन नंबर एंड जियोग्राफिकली dispersed, then written communication is fruitful there. The sender can communicate repeatedly with the same written document or for the information sheet. ठीक है, तो कम्युनिकेशन जब आपको एक लार्जर ऑडियंस के साथ करना हो, एक ऐसी ऑडियंस जो कि नंबर में बहुत ज्यादा है और ज्योग्राफिकली फैली हुई है, तो वहां पे रिटर्न कम्युनिकेशन काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि जो भी सेंडर है वो अपनी इंफॉर्मेशन को उसने रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या इंफॉर्मेशन शीट के फॉर्म में दे दिया। अब जो रिसीवर है वो उसको कई बार रिपीटेडली भी पढ़ करके और उस बात को समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेस नीड फॉर द इंटरेक्शन ऑफ विद द ऑडियंस। जब आपको ऑडियंस के साथ मिनिमम इंटरेक्शन किया अपनी बात को पहुंचाना हो तो भी वहां पे रिटर्न फॉर्मेट में भेजा जाता है। For an example, written communication is also suitable when the immediate interaction with the audience is either unimportant or undesired. ठीक है, written communication वहाँ पे suitable होता है जब वहाँ पे जो भी आपकी audience है वो या तो इतनी ज़्यादा important नहीं है या फिर इतना desirable नहीं है, तब वहाँ पर एक इंटरमीडिएट इंटरेक्शन करने की नीड है। जब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना है ऑडियंस के साथ, सिर्फ आपकी बात पहुँच जाए, दैट इज इनफ। तो फिर वहाँ पे जो है रिटर्न कम्युनिकेशन को चूज किया जाता है। जैसे कि नेता लोग एक तो भाषण देकर के बहुत सारे लार्ज पॉपुलेशन को एक बात बोलते हैं, दूसरा वो उसको रिपीटेड मैनर में पढ़ सकें और ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंचे, इसके लिए वो छोटे छोटे पम्पलेट्स बना करके उनको भी बंटवाते हैं कि भाई हमारी ये पॉलिसीज है, या किसी को भी अपना प्रचार करना हो तो वो भी ऐसे पम्पलेट्स बना करके उसको जैसे न्यूज़पेपर में डलवा देते हैं ताकि सब लार्ज ऑडियंस तक वो बात पहुंचे और इंटरेक्शन भी मिनिमम करना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है। इसी तरीके से मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए भी वहां पे रिटर्न कम्युनिकेशन को चूज किया जाता है। So when an any message is to be applied,
uniformly in different places, the sender should prefer a written communication instead of oral communication. अगर आपको कोई मैसेज है उसको अलग अलग जगह पर एक साथ एक ही तरीके से पहुंचाना है तो वहां पे सेंडर प्रीफर करेगा कि वो ओरल कम्युनिकेशन की जगह रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात को पहुंचाएगा। तो इस तरीके से इन मेजर सिचुएशंस के अंदर रिटन कम्युनिकेशन को मोस्ट प्रेफरेबली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन से हम क्या समझते हैं कि व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर, अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं ईमेल या कोई ईमेल लिख रहे हैं, देन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज लाइक द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो वहां पे किसी भी कम्युनिकेशन की सब्जेक्ट लाइन से हमारा क्या मतलब है कि उसकी मेन हेडिंग क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है वहां पे। तो जैसे कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है या अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन के अंदर जो आप सब्जेक्ट वाला पोर्शन लिख रहे हैं ना कि इसके अंदर की एप्लीकेशन लिखी क्यों जा रही है, तो वो उसकी क्या है, मेन सब्जेक्ट लाइन है। So it calls your attention to the communication and should also let you know what it is about। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये उस कम्युनिकेशन का सारा अटेंशन ये खींच लेती है। उस कम्युनिकेशन में सारी बात उसी उसी ऐप, जैसे एप्लीकेशन है तो वहाँ पे तो सब्जेक्ट लिख करके आप रीजन लिखते हो ना कि किस लिए आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो वो उस बात का सारा अटेंशन वहां पे खींच लेती है। तो यहाँ पे किसी भी कम्युनिकेशन का सारा अटेंशन ये ले लेती है जो भी इसका सब्जेक्ट रहता है या जो भी इसकी हेडलाइन रहती है, और इसलिए इसके बारे में जानना, इसके बारे में समझना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। द बेस्ट सब्जेक्ट लाइन विल ऑल्सो टेल यू व्हाट नीड्स टू बी डन। जो बेस्ट सब्जेक्ट लाइन है वो ये बताती है कि क्या आपकी जरूरत है, क्यों इसको लिखा जा रहा है, एंड विल लेट द रेसिपिएंट प्रायोरिटाइज विच email is open first and one to ignore for the letter all together। ठीक है, तो इसलिए जो सब्जेक्ट की हेडलाइन होती है ना, इसी से पता चलता है कि भाई अगर मान लो जैसे ईमेल है तो ईमेल में सब्जेक्ट लिखना रहता है, तो वो सब्जेक्ट ही ये बताता है कि ईमेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कितना प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, और कौन सा ईमेल है जिसको इग्नोर करने की जरूरत है कि बाद में देख लेंगे, है ना। तो यही एक चीज है कि ये बताता है कि जो भी आपका मेल है उसकी इंपॉर्टेंस को ये बताता है, उसकी वो उसको प्रायोरिटाइज करवाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये होती है सब्जेक्ट लाइन। तो इसके अंदर आती है what do the subject lines tell you about the information that will follow। ये जो सब्जेक्ट लाइन होती है हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है कि किस इंफॉर्मेशन को हमें फॉलो करना है, ये हमें क्या बता रही होती है। ठीक है, ये कई बार होती है रिस्पॉन्स ऑफ योर मेल, कि कई बार आपके मेल का रिस्पॉन्स हो रहा होता है, कोई सवाल हो सकता है, हेलो हो सकता है, या कोई मीटिंग के बारे में हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट लाइन क्या हो सकती है, ये सब्जेक्ट लाइन है कि क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे उस पूरे मेल में दी जा रही है उसके बारे में उसी सब्जेक्ट लाइन में लिखा जाता है, कि वो एक मेल का रिस्पॉन्स हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, हेलो हो सकता है, या मीटिंग हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन फॉर you by the subject line, first one should be clear if the receiver has only written one email at a that day, but most of us handle dozens if not hundreds emails per every week, and it's unlikely the receiver will remember exactly what responding to। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट लाइन रहती है ना, इस सब्जेक्ट लाइन के थ्रू हम अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं उस मेल के थ्रू। तो ये जो सब्जेक्ट लाइन की फर्स्ट लाइन होती है, ये बहुत ही यहाँ पे क्लियर होने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हम भी जैसे कोई भी पर्सन है तो वो एक दिन में बहुत सारे मेल्स लिखता है, वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सिर्फ एक ही मेल रिसीवर को मिलेगा, है ना, उसको एक ही मेल ऑब्टेन हो रहा है, वो सिर्फ एक ही मेल पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ अस है ना जो डजन लगभग दर्जनों मेल्स हम एक दिन में हैंडल करते हैं। हम ये कहेंगे सैकड़ों तो नहीं लेकिन कम से कम एक वीक में कई सारे दर्जनों दर्जन ईमेल हमारे को आ जाते हैं। दर्जन मतलब लगभग 12-13 12-15 ईमेल तो हमको एक वीक में आ ही जाते हैं, यानी कि डेली के दो तो मान ही लो। ठीक है, लेकिन जो रिसीवर है उसको तो बहुत सारे ईमेल्स मिलते हैं, तो अब वो आपके मेल पर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, उसको आपके मेल्स के बारे में याद भी रहेगा या नहीं रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की सब्जेक्ट लाइन वहां पर चूज करी है। ठीक है, सो इंस्टेड ट्राई सब्जेक्ट लाइन सच एज, तो उस कंडीशन में कैसे सब्जेक्ट लाइन को चूज करनी चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन रिगार्डिंग द चेंज इन द हेल्थ बेनिफिट्स।
रिस्पॉन्स नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स में क्या क्या चेंज आपको यहाँ पे करने की जरूरत है उस रिलेटेड अगर आपको सवाल है आपके, तो फिर आप वहाँ पे लिखोगे कि आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स की नीडेड है, वहाँ लिखोगे रिस्पॉन्स नीडेड। ठीक है, मीटिंग रिक्वेस्ट ऑन अ न्यू वेबसाइट डिजाइन प्लीज कंफर्म द अवेलेबिलिटी। अगर आपको किसी नई वेबसाइट के बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में बताना है, मीटिंग करनी है, तो फिर वहाँ पे सब्जेक्ट लाइन होगी प्लीज कंफर्म अवेलेबिलिटी कि आप किस टाइम पर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जेंट चेंज इन ऑन कॉल शेड्यूल फॉर द मेमोरियल डे वीकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जेंट चेंज जो आ रहा है कि भाई जो ऑन कॉल शेड्यूल्स में अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा अर्जेंट चेंज आ रहा है पूरे डेज में, वीकेंड के अंदर जो भी मेमोरियल डे है, जो भी आपको याद रह सकता है, जिस दिन आप फ्री रह सकते हैं, उसको वहाँ पे मेंशन करेंगे, तो वहाँ पे आपका सब्जेक्ट लाइन होगी अर्जेंट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन ऑन द मार्केटिंग प्लान फॉर द थर्ड क्वार्टर। अगर तीसरे क्वार्टर के लिए आपको मार्केटिंग प्लान के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहां पे आप आपके सब्जेक्ट हेडलाइन डालेंगे अर्जेंट। ठीक है, सो ईच ऑफ दीज टेल्स द रीडर व्हाट इंफॉर्मेशन दे विल फाइंड व्हेन दे ओपन द ईमेल्स एंड आल्सो टेल्स देम whether or not they need to take the action. This reader can decide which of these are most important and process the incoming mails in the best order. ठीक है, तो ये जो है हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट लाइन जो है रीडर को ये बता इंफॉर्मेशन देती है कि ईमेल को ओपन करना, ईमेल को खोलना कितना ज्यादा जरूरी है, और साथ में ये बताती है कि उस पर कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं है, या है तो कितनी ज्यादा वहां पे नीड है या कितनी कम नीड है वहां पर कोई भी एक्शन लेने की। और तो इस तरीके से जो भी रीडर है वो ये डिसाइड करेगा कि जो भी आपके पास मेल आ रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उस आने वाले मेल में क्या प्रोसेसिंग करने की जरूरत है, और किस तरीके से उसको बेस्ट तरीके से उसका रिप्लाई दिया जाना चाहिए, उसको बेस्ट तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई किस रिलेटेड बात की सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, कैसे होनी चाहिए। नेक्स्ट है पुट द मेन पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट लाइन लिख दिया, अब आपको सारी बात ईमेल में लिखनी है, तो जो मेन पॉइंट है उनको स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, फिर आप जब आप मेल लिख रहे हो या कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू बात लिख रहे हो, तब आपको ये जानना, ये समझना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस क्या है, कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसा है, उसको किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को आप यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। तो जैसे अगर आप मेल लिख रहे हो तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स उनको पहले लिखोगे। सो व्हेन यू राइट इन कम्युनिकेशन यू नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट, व्हाई एंड whom you are writing. Once you know what is the main point of your email, you should put the first in the communication. And we all tend to skip the written communication to save the time and focusing more at the top of the information than the bottom. ठीक है, तो हम सभी जो है, जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात को लिखते हैं, हम सबको ये समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हम क्या लिखना चाहते हैं, क्यों लिखना चाहते हैं और किसको लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें ये भी जानना होगा, ये भी समझना होगा कि हमारे मेल्स के मेन पॉइंट क्या है। और मेल पॉइंट को सबसे पहले आप अपनी ईमेल में सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद आप वहाँ रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर उसको पूरा स्कैन करोगे, स्कैन करके अपने टाइम को बचाओगे। स्कैन करोगे मतलब देखोगे कि क्या क्या बात वहाँ पे कही गई है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी थी उन सारी बातों को कहना, और जो भी मोर इम्पोर्टेंट बात है, जो भी मोर फोकसिंग बात है, उनको टॉप टॉप पे लिखोगे। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को टॉप पे लिखोगे रादर देन बॉटम के। Then putting your information at the top of the communication pulls the reader's attention to the main topic, request or instruction. फिर जो आपने मेन इंफॉर्मेशन वहां पे लिखी है वो कम्युनिकेशन के आपने टॉप पर लिख दी है, उसके बाद रीडर का जो रिमेनिंग अटेंशन है, रीडर का जो रिमेनिंग अटेंशन है वो इससे मेन टॉपिक पे आ जाएगा, मेन रिक्वेस्ट पर या मेन इंस्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ पे ये लेकर के आता है। एंड यू कैन फॉलो विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आफ्टर यू हैव हर्ड द रीजन फॉर राइटिंग बट इफ यू आर स्टार्टेड। उसके बाद आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ इस सारी पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है।
ठीक है, सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ आपको चीज़ों को फॉलो करना है। जहाँ से आपने जिस रीजन के लिए लिखना शुरू किया था उसके बारे में और लिखना है। ठीक है, अगर आपने शुरू कर दिया है उसके बाद उसको और आगे कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से मेन पॉइंट्स को स्टार्टिंग में लिखना है, उसके बाद जो भी रिमेनिंग बात है उसको उसके बाद कंटिन्यू मैनर में लिखना है। ठीक है, तो हियर इज एन बैड एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बैड एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को बताया गया है। जैसे कि डियर मॉम से हमने डियर टॉम से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, डियर टॉम से शुरू किया और फिर हम लिखा आई स्पेंड सम टाइम विद द जॉन्स दिस मॉर्निंग reviewing the numbers from the last square's sales result. I was concerned to see that there seems to be downward trends in the sale of bridge Delexus, which is significantly different from what we are forecasting. I am concerned that there might have an impact on our launch of the BITS Super Deluxe plan for the next quarter. I think we should meet with the marketing team and sales team so to see if we can identify any possible issues with the sales and fulfillment process that we could influence. And would you let me know when you are available this week? Thanks, Jeev. ठीक है, यहाँ पे गलत बैड एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कैसे रिटर्न कम्युनिकेशन को गलत तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल में यहाँ बताया है कि एक लेटर लिखा है, उसमें शुरू किया है डियर टॉम, मैंने कुछ वक्त जो है जोन्स के साथ बिताया है, इस सुबह मतलब इस मॉर्निंग में मैंने कुछ के साथ बिताया है और मैंने लास्ट क्वार्टर के जो सेल्स के रिजल्ट रहे हैं उनके नंबर्स को भी देखा है। तो मैं इस बात को लेकर भी कंसर्न था कि यहाँ पे जो बिट्स डिलक्स है उसके जो सेल्स हैं उसमें उसके ट्रेंड्स में काफी ज्यादा डाउनवर्ड्स देखने को मिला है, मतलब वो धीरे धीरे गिर रहे हैं। ठीक है, बिट्स डिलक्स के जो कि हमने जो फोरकास्ट किया था, हमने जो चीजों के बारे में सोचा था, ठीक है, हमने जो प्लानिंग करी थी उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, कि हमने जो विडजेट डिलक्स की जो सेल्स के ट्रेंड्स हैं उसके बारे में जो फोरकास्टिंग करी थी, जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हमने सोचे थे उससे वो काफी ज्यादा अलग है। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जो हम विडजेट सुपर डिलक्स के अंदर हम लंच के बारे में जो प्लान कर रहे थे अगले क्वार्टर में, उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें मार्केटिंग टीम से मिलने की जरूरत है, सेल्स टीम से मिलने की जरूरत है, ताकि हम ये देख सके कि सेल्स में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, और जो भी प्रोसेस है उसको फुलफिल कर सके ताकि ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व होकर के इन्फ्लुएंस हो सके। तो प्लीज तुम मुझे ये लेट मी नो करो, ये बताओ कि क्या तुम इस वीक अवेलेबल हो। तो काफी अजीब तरीके से बात करी उन्होंने, लंच की बात की और सेल्स और मार्केटिंग की बात को काफी ज्यादा मिक्स करते हुए उन्होंने यहाँ पे इस पूरा लेटर लिखा है। ठीक है, जो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने दो डिफरेंट बातों को मिक्स कर दिया है। इनको एक तरीके से लिखना चाहिए था, पहले इनको लिखना चाहिए सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू मीट यू रिगार्डिंग द सेल्स प्रोसेस प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, तुमसे सेल्स प्रोसेस के रिगार्डिंग जो है मिलना चाहता हूँ और प्लीज आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो यहाँ पे लेटर लिखना चाहिए कि डियर टॉम, आई विल लाइक टू मीट यू विथ यू, मैं तुमसे मिलना पसंद करूंगा, द सेल्स टीम के साथ एंड द मार्केटिंग टीम के साथ दिस वीक टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द लेटेस्ट सेल्स ट्रेंड्स ऑन द लंच एट विच सुपर डिलक्स। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ सेल्स टीम के साथ और मार्केटिंग टीम के साथ इस सप्ताह जो विडजेट सुपर डिलक्स जो है उस पर उसके सेल्स लेटेस्ट जो सेल्स के ट्रेंड चल रहे हैं उन पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके रिलेट में डिस्कस करने के लिए लंच पर मिलना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। एंड वुड यू लाइक टू अवेलेबल ऑन मंडे एट 3 PM फॉर अबाउट 1 hour। तो क्या तुम इस सोमवार दिन में 3 बजे 1 घंटे के लिए अवेलेबल रहोगे, फ्री रहोगे। And I spent some time with the John this morning reviewing the number of last quarter sales result। और मैंने कुछ वक्त आज इसी सुबह जोन के साथ भी बिताया है, जिसके अंदर मैंने पिछले जो सेल्स के रिजल्ट रहे हैं लास्ट क्वार्टर के, उनमें जो नंबर्स रहे हैं उनको रिव्यू किया है।
and I to see that there seems to be downward trends in the sales of Widget Deluxe, which is significantly different from what is forecasted. तो मैं इस बात को लेके कि कंसर्न हूँ कि कैसे जो विडजेट डिलक्स है उसकी जो सेल्स के जो ट्रेंड्स हैं वो डाउनवर्ड हो रहे हैं, वो धीरे धीरे गिर रहे हैं और हम ये काफी ज्यादा अलग है, डिफरेंट है। जो हमने फोरकास्ट किया था, जो हमने भविष्यवाणी की थी उससे काफी ज्यादा ही अलग है। और मुझे लगता है आई थिंक वी शुड अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई एनी पॉसिबल इशू विद द सेल्स एंड फुलफिलमेंट प्रोसेस। और हमें मुझे लगता है कि हमें सेल्स और फुलफिलमेंट प्रोसेस में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करने पर काम करना चाहिए। थैंक्स जूली। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बेसिकली लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, जबकि इसको एक गलत तरीके से पिछले वाले लेटर में लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखना है। ये इस बात को बताता है कि आपकी रिटर्न स्किल्स कैसे होनी चाहिए, कैसे आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन पॉइंट लिखनी है एंड देन फिर आपको जो भी रिमेनिंग बात है उससे रिलेटेड, उससे कंसर्निंग उसको लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है नो योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की है, वो उस रिटर्न कम्युनिकेशन को समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने ऑडियंस को जानो और फिर उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन पैटर्न को चूज करना चाहिए। So when you are writing in communication, you need to be able to identify to whom you are writing. Sure, you could be writing to the world of the organization or the world of your customers, or but you need to know what it is that will again your communication, and it is just a information for everyone, or there is particular unidentified members of audience who need to receive your communication, recognize the information that is important to them and then take a specific action। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपनी ऑडियंस को जानना है, अपनी ऑडियंस को समझना है। तो जब आप कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो, लिख करके अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हो, तब आपको ये समझना जरूरी है कि आप किसको लिख रहे हो। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि किसको लिख रहे हो और ये समझना जरूरी है कि आप जो लिख रहे हो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड है, यानी पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, या कस्टमर्स का एक वर्ड है, यानी कि सारे कस्टमर्स को आप लिख रहे हैं, सारे कस्टमर्स को वो इंफॉर्मेशन दे रहे हो। लेकिन तुम्हें ये यहाँ पे ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक भेज सकते हैं और उनके रिस्पॉन्ड को गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है जो कि हर किसी को दी जा रही है, या फिर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ अनआइडेंटिफाइड जो ऑडियंस है उनको दी जा रही है, जो कि कम्युनिकेशन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, या जिनके लिए, सिर्फ जिनके लिए वो इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उन्हीं को दी जा रही है या उनको दी जा रही है जिनके थ्रू कुछ स्पेसिफिक एक्शंस वहां पर लिए जाने जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है जो डिपेंड करता है कि किसको दी जानी है। हर किसी को, कुछ अनआइडेंटिफाइड नंबर ऑफ ऑडियंस को, ठीक है, उनको जिनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, जिनके लिए उस इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी है, या जिनके थ्रू वो स्पेसिफिक एक्शन लिए जाना जरूरी है, उन्हीं के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात होगी कि सिर्फ उन्हीं को आपको इंफॉर्मेशन अपनी देनी है कि किस तरीके से आपको ऑडियंस को समझते हुए आपकी कम्युनिकेशन पैटर्न को चूज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, से यू आर चेंजिंग द HMO हेल्थ प्लान एट द ऑफिस so that the domestic partners are now eligible for the coverage. You might be sending the communication to everyone in your organization, but your true audience is employees that have a domestic partners. तो इस तरीके से अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाएं हम, तो हम कहेंगे कि जिस तरीके से HMO हेल्थ केयर प्लान, यानी कि जो भी हेल्थ केयर के जो भी प्लान है, ठीक है, अगर वो चेंज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस के अंदर जो भी हेल्थ केयर के प्लान है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो अब आपके जो भी डोमेस्टिक पार्टनर्स हैं, जो भी उस कवरेज को फॉलो, जो भी उस कवरेज के अंदर आते हैं, उन सभी को ये बात पता होना
जरूरी है। तो वहां पे कम्युनिकेशन के थ्रू या वाया जो कह सकते हैं हम ईमेल के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन को सेंड करना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी उसके डोमेस्टिक पार्टनर्स हैं, उन सभी को ये बात पता होना जरूरी है कि आप हेल्थ केयर प्लान को चेंज कर रहे हैं। जो भी वहाँ पे ट्रू ऑडियंस है, एम्प्लॉयज हैं, जो भी डोमेस्टिक पार्टनर्स हैं, उन सबको इस जानकारी के बारे में होना जरूरी है। तो वहां पे रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू उनको इस जानकारी के बारे में अवेयर किया जाता है। लास्ट है अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मैसेज। मैसेज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो प्रॉपरली सही ऑडियंस तक पहुंच पाए और इफेक्टिवली उनको समझ में आ पाए। तो perhaps your communication has more than one request or call to action. If the actions are unrelated to each other, the best choice is to send a separate mail for each one. That requires your reader to such see each topic in the subject line and then to respond accordingly. However, you might have the situations where you have a several requests or several important facts for the reader. In that case, you need to organize the information in a way that increases the chance that the reader will give you all the information and take all the actions that you request. ठीक है, किसी भी मैसेज का कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसे उस बात को एकदम अप्रोप्रिएट मैनर में एक सही तरीके से जो भी ऑडियंस है उस तक पहुंचाया जा सकता है। तो हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं उसको एक से ज्यादा रिक्वेस्ट के थ्रू या उस पर एक से ज्यादा एक्शन देने की जरूरत है, एक से ज्यादा कॉल्स के थ्रू या रिक्वेस्ट के थ्रू जो है उसको हर एक ऑडियंस तक पहुंचाया जाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्शन जो लिए जा रहे हैं वो एक दूसरे के साथ अनरिलेटेड है, तो वहां पे हर किसी एक बंदे को एक सेपरेट मेल भेजना बेस्ट चॉइस रहेगी। कि अगर आपने कोई एक ऐसा एक्शन लिया है जिसके थ्रू हर किसी तक आपको इंफॉर्मेशन तो भेज रहे हो, एक कॉमन इंफॉर्मेशन है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको जो भी आपका एक्शन है, जो भी आपका डिसीजन है, उसको एक दूसरे से बिना वो अनरिलेटेड है, मतलब एक कॉमन डिसीजन ये जो सबको भेजना है, एक अनरिलेटेड डिसीजन है, जो एक अनरिलेटेड बात है जो एक दूसरे से एक दूसरे के लिए अलग अलग होगी। तो वहां पे जो है हर किसी को मेल भेजना ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपरली मेलिंग के थ्रू लिख करके भेजा जाए। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन होना जरूरी है। ठीक है, और उस सब्जेक्ट लाइन के थ्रू उसको लिखा जाना जरूरी है और रीडर को सब्जेक्ट लाइन को पढ़ना जरूरी है और फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। हाउएवर कुछ फिर भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कई बार बहुत सारे रिक्वेस्ट या बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो रीडर के थ्रू रीडर के सामने आते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे रीडर्स को कई बार रीड आउट करता है, कई बार नहीं भी रीड आउट करता है ऐसे मेल्स को। तो उन पर्टिकुलर केसेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को ये समझने की जरूरत है कि इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो जो भी चांसेस है रीडर के थ्रू उसको पढ़े जाने की, उसका रिस्पॉन्स आने की, उसको इंक्रीज कर दे और सारी इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है रीडर को, ठीक है, उसको उसके चांसेस को बढ़ा दे और उस रिक्वेस्ट के जो रिस्पॉन्स है या उसके जो एक्शन उसके रिस्पॉन्स में लिए जाने चाहिए, लिए जाने होते हैं, उसके उसके चांसेस को भी बढ़ा दे। तो इस तरीके से यू कैन डू दिस बाय यूजिंग द टॉपिक हेडिंग that is still put the main topic of the communication at the top, such as response needed, background, concerns, RSPB, um, requested, instructions, directions, FAQs, and you can also use bullets and number of each subtopics. तो यहाँ पे ये जरूरी है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक की हेडलाइन के थ्रू जो है सब्जेक्ट में मेंशन करें, जिसके थ्रू जो मेन टॉपिक रहेगा आपकी कम्युनिकेशन का, जिसे आपको इस टॉपिक के थ्रू समझाना है, टॉपिक के थ्रू कन्वे करनी है आपकी बात को, तो वहां पे टॉपिक की हेडलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके जो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि जो भी रीडर है उसका ध्यान को अट्रैक्ट कर ले और उस बात का रिस्पॉन्स निकल कर आए ही आए। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक हेडलाइंस हो सकती है वो है कि आपका रिस्पॉन्स की नीड है, बैकग्राउंड, कंसर्न है हम आपके लिए,
और RSTV रिक्वेस्ट हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, डायरेक्शंस हो सकते हैं और FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की हेडलाइंस को आप यहाँ पे यूज करते हो। तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर बुलेट्स को यूज करके और कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब टॉपिक्स को यूज करके जो है आप अपनी बात को रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर और कंप्लीट होती है हमारी यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर हमने 2 मेजर टॉपिक्स को डिस्कस किया। एक तो हमारा फर्स्ट पार्ट में था एक्टिव लिसनिंग और फिर हमने सेकंड स्टार्ट किया एक्टिव राइटिंग स्किल्स, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से राइटिंग स्किल्स के थ्रू हम जो है प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कब हमें रिटर्न कम्युनिकेशन को चूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना उसमें डिस्कशन होने की जरूरत है, उस बात के कितने मतलब हो सकते हैं और वहाँ पे कितना ज्यादा नीड है फॉर्मल कम्युनिकेशन की। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम रिटर्न कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, जहाँ पे हमने कहा कि हमें परमानेंट रिकॉर्ड रखने की जब जरूरत होती है, जब हमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को देना होता है, जब हमें लार्ज कॉम्प्लेक्स को कम्युनिकेट करना होता है, जब हमें मिनिमम इंटरेक्शन करने की जरूरत होती है और जब हम यूनिफॉर्मिटी के साथ अपनी एप्लीकेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, तब वहां पर रिटन कम्युनिकेशन जो है काफी ज्यादा यूजफुल होती है। उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट लाइन क्या होती है, किस तरीके से सब्जेक्ट लाइन तैयार की जाती है। फिर हमने कहा कि मेन पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से मेन पॉइंट्स को एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे ऑडियंस को जाना जाता है और किस तरीके से मैसेज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये लेक्चर और ये यूनिट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई यूनिट के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।